स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे शिक्षकगण हैं जो सीटेट की तैयारी या टेट की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए भी सारे सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को इसमें एक्सप्लेनेशन करके डाला गया है। और जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और लूसेंट का बुक पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक को, तो उसका भी सारा एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने कल के क्लास में पार्ट 1 यानी इतिहास जो हमारा है क्लास 10th का, जो स्पेशली बिहार बोर्ड का है, उसको हमने ख़त्म किया था, जिसमें लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जो भी आपके क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब एक नया चैप्टर है हमारे इतिहास का ही, क्लास 10th का, समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बिहार बोर्ड का बुक है तो केवल बिहार बोर्ड में ही अप्लाई होता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं तो आपके चैप्टर का नाम यही होगा, टॉपिक भी सारे यही होंगे, बस थोड़े थोड़े वर्ड चेंज हो जाते हैं। अगर इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी बुक होगा, कोई भी बोर्ड होगा, आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 1 और पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, और उसके बाद से हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का अर्थ होता है एक ऐसा वर्गहीन समाज की कल्पना जिसमें पूंजी और उत्पादन के साधनों पर समाज यानी राज्य का अधिकार हो। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी हमारे देश में संसाधन हो, कोई भी कमाई हो, किसी भी वस्तु का उत्पादन हो, उन सारे वस्तुओं पर हर व्यक्ति का एक समान अधिकार हो। किसी भी व्यक्ति को न तो अधिक अधिकार दिया जाए और ना ही किसी को कम अधिकार दिया जाए। सबका जो अधिकार हो वो एक समान हो, ये हमारा समाजवाद है। और साम्यवाद का अर्थ होता है कि कोई भी पूंजी है यानी संपत्ति है, या कोई भी उत्पादन है, या किसी भी वस्तु का बनना है, उस पर व्यक्ति का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? व्यक्ति का अधिकार हो। व्यक्ति का अधिकार का अर्थ हुआ कि जो कमाए उसका हो। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो जितना मेहनत करे, जिसके भाग्य में जितना हो वो उतना ही आगे बढ़े। जो मेहनत ना करे, जिसके नसीब में ना हो, उसके पास कम धन रहे। जैसे कि हमारा देश जो भारत है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी व्यवस्था है, समाजवाद या साम्यवाद, तो आप कहेंगे ना तो समाजवाद है ना ही साम्यवाद है, यहाँ पे मिश्रित व्यवस्था है। कौन व्यवस्था है? मिश्रित व्यवस्था का अर्थ है यहाँ पे दोनों अप्लाई होता है, समाजवाद भी और साम्यवाद भी। कहीं कहीं पर समाजवाद तो कहीं कहीं पर साम्यवाद। कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में हमको ये अधिकार है कि हम मेहनत करके जो कमाई करते हैं उस पर अधिकार हमारा होता है। ऐसा नहीं है कि हम कमा करके मान लीजिए 1000 रुपया गए घर पे और मेरा बगल वाला उसमें से बांट लिया 500 रुपया। क्या तो समाजवाद है? सबको बराबर का अधिकार है, तो आप मुझसे अधिक धनी नहीं हो सकते हैं। समाजवाद कहता है ना तो कोई धनी हो ना कोई अमीर हो, मतलब कहने का अर्थ है सबको एक समान हो, एकदम एक बराबर हो, बिल्कुल कोई भी कम अधिक ना हो। अब और साम्यवाद ऐसा नहीं कहता, वो कहता है जितना मेहनत कीजिए वो आपका है। तो हमारे देश में क्या है कि हम लोग जो कमाते हैं वो हमारे पास है, तो साम्यवाद हो गया।
और कहीं कहीं पे समाजवाद है। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय में कोई भी व्यक्ति जाएगा, सबको एक समान का अधिकार है, सबको ही एक समान बैठते हैं, एक समान शिक्षा ग्रहण करते हैं, सबको सुविधाएं एक समान दी जाती हैं, यानी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अस्पताल है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि वहाँ पे समाजवाद है। तो हमारे देश में व्यवस्था जो है वो मिश्रित है, क्योंकि समाजवाद भी है कहीं कहीं और कहीं कहीं साम्यवाद भी है। समझ में आ रहा है बात? कार्ल मार्क्स के बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे, जिन्होंने समाजवाद को लाया था, जिन्होंने समाजवाद को जन्म दिया था, समाजवाद के विचारों को दिया। रूस में समाजवाद चलता है, लेकिन ज़्यादातर देशों में ये नहीं है, क्योंकि सब जगह ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो चलिए पाठ को अब हम लोग शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। मतलब कहने का अर्थ है 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी का अर्थ हुआ 1800 ईस्वी की बात की जा रही है, 1800 कुछ ईस्वी की बात की जा रही है। उस समय औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कि उस समय बहुत ज़्यादा उद्योगों की स्थापना की गई, बहुत ज़्यादा कल कारखाने लगाए गए। और आपको पता है कि जब भी कल कारखाने उद्योगों की स्थापना होगी तो वहाँ पर मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी किन से चलती है? मजदूरों से चलती है। तो मजदूर उसमें काम करने के लिए चले गए। कारण ये था कि हर व्यक्ति को जरूरत है भाई घर चलाने की, तो जो जिस लायक है वो काम करता है, तो मजदूर गए। और वहाँ पे मजदूरों का पूंजीपति वर्गों द्वारा, पूंजीपति वर्ग मतलब जो उसमें का जो ठेकेदार है, जो मालिक है, उनके द्वारा इनका शोषण किया जाने लगा बहुत ज़्यादा। चरम उत्कर्ष का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। शोषण का अर्थ होता है ना बाबू, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में 8 घंटा काम करते हैं और 8 घंटा काम करा करके आपको उसमें 2 घंटा 3 घंटा का पैसा दिया जाए, इसको शोषण बोलते हैं। मतलब खून चूसना, एक टाइप से क्या है ये? खून चूसना हुआ कि आप मुझसे काम करवाते हैं और मेरा जो वेतन हुआ आप उसे पूरा पूरा नहीं देते हैं, देते भी हैं तो समय से नहीं देते हैं। एक तो थोड़ा बहुत देते हैं, वो भी टाइम से नहीं देते हैं। इनसे क्या हुआ कि जो मजदूर वर्ग का फैमिली था, परिवार था, वो खाने के लिए तरसने लगा। कई लोग मर जाते थे खाए बिना, इलाज के बिना मर जाते थे। जाहिर सी बात है, एक तो मजदूरी, उसमें भी अगर आप कम दे दें तो परिवार कैसे चलेगा? तो उस समय शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा के अग्रणी भूमिका अदा की। तो इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं लोगों का शोषण जो हो रहा था उसको दूर करने के लिए, इस समाज की अच्छे से स्थापना करने के लिए समाजवादी विचारधारा आई। कौन सी विचारधारा आई जी? समाजवाद विचारधारा। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। याद रखेंगे कि समाजवाद किस पर जोर देता है, मैंने कुछ ही देर पहले बताया था। वो कहता है कि आप निजी स्वामित्व मत बनिए, कोई अकेला मालिक नहीं रहेगा इसमें। निजी मतलब होता है मतलब अपना, कोई अकेला इसमें मालिक नहीं बनेगा। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो हर फैक्ट्री का कोई ना कोई मालिक होता है, लेकिन नहीं, मालिक कोई नहीं रहेगा इसमें। सब लोग मालिक हैं, जितना लोग काम कर रहा है ना सब कोई मालिक है, और लास्ट में जितना फायदा होगा सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अब बताइए, जो धनी मनी होंगे उनको अच्छा लगेगा ये बात? खैर गरीब लोग, मजदूर को तो अच्छा लगेगा, भाई चलो अच्छा हो गया मेरे लिए, लेकिन उन लोगों को खटक जाएगा ये बात, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये समाजवाद का नियम है कि धन का समान वितरण, वितरण मतलब क्या होता है? बांटना, पर जोर देता है। ये समान धन, सब में एक समान राशि बांट दी जाएगी, सब कोई बराबर हो जाएगा।
यह एक शोषण दंडमुक्त समाज की स्थापना चाहता है। यानी समाजवाद जो है वो नहीं चाहता है, यहाँ पे एक शब्द का बड़ा ही अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है, दंडमुक्त। दंड मतलब होता है दानव, और मुक्त यानी कि दानव वाला जो ये समाज है जो शोषण कर रहा है उससे मुक्त करना है। क्या करना है? मुक्त मतलब होता है स्वतंत्रता। मुक्त मतलब स्वतंत्रता, इनको स्वतंत्रता हमें दिलानी है। किनसे? शोषण से। किस समाज को? वर्गहीन समाज को, छोटे समाज को, मजदूर वर्ग को। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। तो अगर आपसे एक परिभाषा पूछा जाए कि बताइए समाजवाद किसे कहते हैं, तो आराम से आप यहाँ से डिफिनीशन दे सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था, यहाँ से लेकर लास्ट तक, ये आपका अंडरलाइन अगर आप लोग चाहें यहाँ से लेकर के पूरा ये कर सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था या समाजवाद किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? तो समझ में आ गया होगा कि समाजवाद क्या होता है। सब में एक समान धन का वितरण करना, ताकि ना कोई अमीर हो और ना ही कोई गरीब हो, और ना ही कोई किसी का शोषण करे। शोषण का भी अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक है हमारा समाजवाद की उत्पत्ति। समाजवाद की उत्पत्ति, आखिर ये समाजवाद कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 8वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। देखिए बात यहाँ पे हो रही है, बात ये है कि हमने शुरू में ही बताया कि औद्योगिक क्रांति का ये समाजवाद की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण फैक्ट्री था, उद्योग था, मजदूरों का शोषण था। जब मजदूरों का शोषण होने लगा तो ये लोग मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए, और वहीं से स्टार्ट होता है समाजवाद की उत्पत्ति। यानी कि 18वीं शताब्दी का अर्थ हुआ लगभग 250-300 बरस पहले से ये कहानी चल रही है। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योगों के मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिकों का जीवन नारकीय बन गया था। नारकीय मतलब होता है नरक, नारकीय मतलब नरक बन गया था। क्यों बन गया था? कि सबसे पहले तो कुटीर उद्योग बंद हो गए। जब कंपनी आई, कल कारखाने आए, तो कुटीर उद्योग क्या हो गए? बंद हो गए। कुटीर उद्योग मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग। जैसे कि मान लीजिए जब तक कंपनियां नहीं थी हमारे देश में, उस समय तक हमारे देश के लोग अपना कपड़ा खुद सी लेते थे, अपना कपड़ा खुद बना लेते थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, गांधी जी कताई और धुनाई पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। वे कहते थे कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, हमें अपने देश की बनी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये है, एक तो अपने देश के प्रति लगाव बना रहेगा, और दूसरा ये है कि आप किसी दूसरे देश की वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, खैर जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। तो उस समय भी क्या हुआ कि जब ये बड़ी बड़ी मशीनें आई, कंपनियां आई, तो कुटीर उद्योग क्या होने लगे? बंद होने लगे। जो छोटे छोटे उद्योग थे, अब मान लीजिए कि कोई कपड़ा आदमी बना रहा है गांव में, कोई किसी का छोटा सा फैक्ट्री है, और वो कपड़ा प्रतिदिन तैयार कर रहा है 10 या 20, ठीक है, और वहीं पे एक कंपनी खुल गई और वो डेली तैयार कर रही है 10,000 20,000, और कम दामों में बेचने लगी। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में निकलेगा जहाँ पे माल, तो जाहिर सी बात है कि उसका दाम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आप हाथ से बनाते हैं तो वो चीज़ क्या होगा? महंगा होगा। कंपनी का जो बनेगा मशीन से थोड़ा अच्छा होता है हाथ से, तो लोग उसकी तरफ क्या होने लगे? आकर्षित होने लगे, वहीं सामान खरीदने लगे, और धीरे धीरे कुटीर उद्योग क्या हो गए? बंद हो गए। अब कुटीर उद्योग बंद हो गए तो भाई अब मजदूर हैं तो उनको काम करने की तो ज़रूरत है ना, पैसा तो चाहिए ना। अब वही लोग जो कुटीर उद्योग चला रहे थे, अब वे लोग कहाँ चले गए? कंपनी में कमाने के लिए चले गए। मिल मालिकों को ये पता चल गया, पूंजीपतियों को ये पता चल गया कि भाई ये जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, इनको ज़रूरत है।
काम करना। तो अब इनको जो कुछ भी दिया जाएगा ये करेंगे, और जितना दिया जाएगा उतना ही में करेंगे, क्योंकि इनके पास अब कोई काम नहीं है, अब ये बेरोजगार है। और ये लोग उनका फायदा उठाकर उनसे बहुत ज़्यादा काम कराते थे और मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में बहुत ही कम वेतन देते थे। समझ रहे हैं ना बात को। अब ये सारे चीज को देखते देखते बाद में चल करके इनका जीवन जो चल क्या हो गया था, नरक बन गया था। किसी तरफ जीवन जी रहे थे, आदमी का नहीं, एक मतलब समझ लिए ना कि नहीं, लोग कहते हैं नरके हो गई बा जीवन। नरक हो जाने का अर्थ हो गया कि मतलब बहुत ही खराब स्थिति। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी थी। आर्थिक का अर्थ समझते हैं आप लोग? आर्थिक का अर्थ होता है पैसा रुपया के बारे में बात किया जाता है तो आर्थिक होता है, यानी पैसा रुपया के मामला हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सामाजिक रूप में उनकी बेइज्जती ज़्यादा होने लगी। क्योंकि कोई भी देखिए, एक बताइए, एक समाज में धनी मनी आदमी का ज़्यादा इज्जत होता है कि गरीब आदमी का? धनी मनी का होता है, चाहे उसमें लाख कमियां हो, फिर भी अगर पैसे वाला है तो उसका इज्जत लोग ज़्यादा करते हैं। अब वहीं गरीब आदमी है, भले कितना हूँ अच्छा हो, लेकिन उतना लोग वैल्यू नहीं देते हैं उसको। तो ये लोग आर्थिक रूप से तो कमज़ोर थे ही। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने का अर्थ है कि इनके पास तो पहले से ही ऑलरेडी पैसा कुछ भी नहीं था, ये गरीब हो गए। उसके बाद इनकी सामाजिक स्थिति भी क्या हो गई, खराब हो गई। समाज में लोग इन्हें हीन दृष्टि से देखने लगे, मजदूर वर्ग को। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था। कौन शोषण हो रहा था जी? क्रूर, मतलब बहुत ही खतरनाक शोषण। अब शोषण में देखिए, मैंने केवल वेतन के बारे में बताया है, शोषण कई प्रकार के होते हैं। इससे भी खतरनाक खतरनाक शोषण होते हैं जो आप अपने समाज में, खैर आज तो उतना नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था कि समझ जाइए कि हद हो जाएगा, सुन लेंगे तो आपके अंदर अभी खून खौलना शुरू हो जाएगा। तो बस इतना ही समझिए कि मजदूर वर्ग को काफ़ी सताया जाता था। यहाँ पे नीचे आप एक चित्र देख रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग दौरी बना रहे हैं, कुछ कुछ काम कर रहे हैं। तो ये कुटीर उद्योग कहलाता है, मतलब छोटे छोटे जो काम जिससे अपना परिवार चलाया जा सके। आज भी लोग करते हैं, जैसे दियरी बनाना, कुम्हार लोग को देखे होंगे, हड़ी हड़िया बनाना, ये सभी क्या है, कुटीर उद्योग हैं जो अपने से काम चला रहे हैं। तो ये सारे उद्योग क्या होने लगे, बंद होने लगे। किसके आने से? फैक्ट्रियों के आने से, उद्योगों को आने से। आगे है, इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तथ्य एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। प्रथम, पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रही थी। मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था। मतलब पहली व्यवस्था आई पूंजीवादी व्यवस्था। कौन व्यवस्था? वही जो हम लोग साम्यवादी कह रहे थे। तो पूंजीवादी व्यवस्था का अर्थ हुआ कि मिल मालिक धनिक होते गए, मध्यम वर्ग के लोग धनी होते गए, और बच गए नीचे गरीब वर्ग के लोग, श्रमिक वर्ग के लोग, वो दिन प्रतिदिन गरीब होते चले गए। मतलब एक तरफ बढ़ोतरी हो रही थी और एक तरफ बिल्कुल खराब स्थिति बनती जा रही थी। द्वितीय, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से हो रहा था। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने को बाध्य मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। अब क्या होने लगा कि भाई अब आमदनी नहीं होगी, घर में अन्न दाना नहीं रहेगा, तो श्रमिक वर्ग के बच्चे, उनके घर के लोग भूखे मरना शुरू हो गए। इनके पास ये भी अधिकार नहीं था कि ये लोग अपना कोई संगठन बना सके, अपना कोई दल बना सके। जैसे कि आज क्या है, लोकतंत्र में अधिकार है कि हर व्यक्ति अपना चाहे तो एक पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, हर किसी को यह आज़ादी दी गई है। लेकिन उस समय मजदूरों को ये अधिकार नहीं था कि आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी दल बनाएंगे। क्यों नहीं था? क्योंकि इनको पता था कि अगर मजदूरों ने अपना दल बना लिया, अपना संगठन बना लिया, तो ये लोग सभी लोग एक आवाज़ में बोलेंगे। और मान लीजिए मिल चल रहा है मजदूरों से ही ना, अगर सारा मजदूर काम करना ही छोड़ देगा तो फिर मिल चलेगा कैसे? और मिल चलेगा नहीं तो फिर आमदनी होगी कैसे? इसलिए फूट डालो और शासन करो की नीति मिल मालिक भी अपनाते थे, क्योंकि मिल मालिक भी ज़्यादातर कौन थे? अंग्रेज ही थे। वे जानते थे कि अगर ये लोग आपस में मिल गए तो फिर हम लोगों का दिवाला निकल जाएगा, ये लोग जो कहेंगे सो करना पड़ेगा, क्योंकि एकता में बल होती है। और उस समय क्या था, जब तक दल नहीं था तो मान लीजिए कि आप मजदूर हैं, आपके साथ कोई गलत काम हो गया
तो आप आंदोलन करेंगे तो आपको उठवा के फेंकवा दिया जाएगा, बाकी लोग तो काम कर रहा है ना। लेकिन एक साथ जब कोई आएगा तो वहाँ पे मजदूर मिल मालिक को झुकना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों को संगठन बनाने का ये लोग अधिकार नहीं देते थे। मजदूर वर्ग पूरी तरह पूंजीपति की दया पर जीवित था। मजदूर वर्ग किनकी दया पर जीवित था जी? पूंजीपतियों के दया पर जीवित था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया था, एक था पूंजीपति वर्ग और एक था श्रमिक वर्ग। तो एक तरफ मालिक और एक तरफ नौकर, सीधी सी भाषा में एक तरफ मिल मालिक हो गए और एक तरफ उनमें काम करने वाले मजदूर हो गए, नौकर हो गए। अभी दो भागों में समाज बट गया था। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कहा जाता है ना कि धरती पर जब अत्याचार बढ़ता है तो ऊपर वाले की भी नज़र पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अत्याचार अनंत काल तक चला हो, चाहे किसी का भी अत्याचार हो, रावण का अत्याचार हो, कंस का अत्याचार हो या मामा शकुनी का अत्याचार हो, ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। चाहे अंग्रेजों का अत्याचार हो, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि अत्याचार की उम्र लंबी नहीं होती है। तो ये लोग अत्याचार तो कर रहे थे, तो देखिए धीरे धीरे इन मजदूरों की तरफ सबसे पहले कौन आए इन लोगों का मदद करने के लिए, इनकी दुर्दशा को देखने के लिए? वो थे कुछ राष्ट्रभक्त यानी देशभक्त। जैसे देशभक्त का अर्थ हो गया, फिलहाल अभी हम लोग बात अपने देश की नहीं कर रहे हैं, ये भारत की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है यूरोप महादेश की। समझ रहे हैं ना बात को? तो समझिए अपने एग्जाम्पल से, राष्ट्रभक्त मतलब देशभक्त। जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये लोग देशभक्त थे। उसी टाइप से वहाँ पे भी कुछ देशभक्त थे जो अपने देश की भलाई चाहते थे कि हमारे देश के लोगों को कोई समस्या ना हो। तो वहाँ के फिर विचारक और लेखक और वहाँ के जो बड़े बड़े फिलोसफर थे, बड़े बड़े लेखक थे, उन लोगों ने इनका साथ दिया कि देखो तुम्हारी जो स्थिति है हम लोग लिखेंगे उसके बारे में, दुनिया को बताएंगे, पूरे अपने यूरोप को बताएंगे कि यहाँ पे क्या अत्याचार होता है मजदूरों के साथ, ताकि ये मिल मालिक तुम्हारा इस तरह शोषण ना करें। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है, और वहीं से शुरुआत होती है किसकी? समाजवाद की। इन विचारों में सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो आपको ये लाइन अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि मतलब कौन कौन व्यक्ति थे फेमस समाजवाद को लाने में। तो सेंट साइमन से लेकर एंगेल्स तक को अंडरलाइन आप कर सकते हैं, मैंने जो रेड कलर से किया है। इन महान विचारक यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की तथा औद्योगिक संगठनों, पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और ये लोग बताए कि कैसे एक मजदूर का संगठन बनना चाहिए, उसमें लीडर एक होना चाहिए, पूंजीपति और मजदूरों के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए ताकि पूंजीपति भी अपनी आमदनी अच्छे से कर सकें और मजदूरों को भी अच्छा वेतन मिल सके। इन सारे चीज़ों के बारे में ये सारे विचारकों ने काफ़ी प्रयास किया था। आगे है, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। आधुनिक समाजवाद का विभाजन कितने चरणों में होता है? दो चरणों में। पहला है मार्क्स से पूर्व का समाजवाद। मार्क्स का अर्थ समझिएगा, कार्ल मार्क्स की बात की जा रही है, यानी कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद। जब तक उनका नियम नहीं आया था, उससे पहले जो लोग आए थे उन लोगों ने समाजवाद के बारे में क्या कहा था वो बात। और दूसरा है मार्क्स के पश्चात का समाजवाद और मार्क्स के नियमों के आने के बाद का समाजवाद कैसा रहा। ये दो चरण में बटा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्क्स से पहले का समाजवाद क्या था, उसमें कौन कौन व्यक्ति ने अपना क्या क्या राय दिया था, और फिर मार्क्स ने अपना क्या राय दिया था, आगे चलकर पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए आगे देखते हैं।
मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि आदर्शवादी थी तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यावहारिक थी। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे। देखिए, यूटोपियन का अर्थ होता है, अंग्रेजी शब्द है यूटोपियन, इसका अर्थ होता है स्वप्नदर्शी। क्या होता है? आगे दिया भी है, स्वप्नदर्शी। स्वप्नदर्शी का अर्थ जानते हैं क्या होता है? कि मतलब अच्छा अच्छा सपना देखना। अच्छा अच्छा सपना देखने का अर्थ हुआ कि ये लोग सोचते थे कि ऐसा क्या किया जाए कि मजदूरों का जिंदगी बहुत ही शानदार हो जाए। स्वप्न देखते थे, नहीं कहते सपना देखा तरका तू, तो सपना देखने का अर्थ का भइल, माने कुछ सोचल, अच्छा सोचल, बुरा सोचल, सपना ही होला। तो ये लोग यूटोपियन जो थे, ये मजदूरों के बारे में अपना अपना विचार रखते थे। अगर ये कर दिया जाएगा तो मजदूरों को ये सुविधाएं हो जाएंगी, मजदूरों का जीवन खुशहाल हो जाएगा, वे सुखी हो जाएंगे। इन्हीं सारे चीजों पे बातें होती थी। तो इनको यूटोपियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूटोपियन या स्वप्नदर्शी कहा जाता था। और ज्यादातर जो स्वप्नदर्शी थे वो फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के रहने वाले थे, जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। मतलब ये लोग चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि शांति से बातचीत किया जाए और अपने समस्या का हल ढूंढा जाए। अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। अब चलिए शुरू होता है अगला टॉपिक, यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी, प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। सबसे पहला यूटोपियन या स्वप्नदर्शी का अगर नाम आता है जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास के लिए काफ़ी काम किया, तो किसका नाम आता है जी? सेंट साइमन। याद रखेंगे, फ्रांस का रहने वाला था। और आप लोग नीचे इसका चित्र भी देख सकते हैं सेंट साइमन का। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। आगे यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। मतलब इसका मानना था कि जो हम मजदूरों का शोषण करके अपना जीवन चला रहे हैं, अगर हम मजदूरों का शोषण न करके मजदूर और मिल मालिक मिलजुल कर अगर काम करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें, तो मिल मालिक को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और मजदूरों को भी अच्छा वेतन मिलेगा। दोनों का जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा और जो दोनों के बीच में ये तानाकसी, जो लड़ाई है, जो एक दूसरे के प्रति जो घृणा का भाव है, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसने एक नारा दिया था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। इसने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी जो क्षमता है, वो जो काम जानता है, उसको वह काम दिया जाए और उस काम के अनुसार उसको उसका वेतन दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको बराबर दीजिए। हो सकता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो ज़्यादा काम करेगा तो उसको वेतन ज़्यादा दीजिए। कोई उससे कम जानकार है, कम काम करता है, उसको वेतन कम दे दीजिए थोड़ा सा, लेकिन जो उचित वेतन है उतना तो दीजिए। ठीक है कि आप डिफरेंस रखिए, अंतर रखिए दोनों में, लेकिन जो जिसका उचित वेतन है उसको वो मिलना चाहिए। यह बात किसने कहा था? सेंट साइमन ने, जो फ्रांसीसी विचारक था। और ये नारा आगे चलकर समाजवादियों का नारा बन गया। नारा कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, यानी काम मिले क्षमता के अनुसार, वेतन मिले काम के अनुसार, तब मजदूर खुश रह पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? आगे है एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर। एक और आता है जिसका नाम क्या है? चार्ल्स फॉरियर। नीचे उसका चित्र देख सकते हैं, ये चार्ल्स फॉरियर है। ये भी एक यूटोपियन विचारक था।
वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए प्रयास बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना असफल हुई। मतलब इसका सोच ये था ना कि मजदूरों को कंपनी में काम ही नहीं करना चाहिए, इन लोगों को अपने ही गांव में छोटे छोटे शहर में जा करके छोटा मोटा काम करके अपना जीवन जीना चाहिए। उसका मानना था कि जितना तुम्हें गांव के लोग, छोटे लोग तुम्हें वेतन दे देंगे, उतना ये मिल मालिक कभी भी नहीं देंगे। लेकिन वो इस बात में सफल नहीं रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि छोटे कस्बों में, गलियों में या छोटे छोटे बाजार में कितना काम रहता है। एक दिन काम मिलेगा, 2 दिन काम मिलेगा, ठीक है, चौथे दिन जरूर पक्का आप बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी रोज काम देती है, सालों भर काम चलता है, तो उसमें आदमी रोज कमाता है। लेकिन इस तरह मान लीजिए कोई गांव में मजदूरी करता है, क्या डेली काम होता है जी? गांव में, गांव का घर कैसे बनता है? 10 साल में तैयार होता है, धीरे धीरे बनता है। कभी नींव दिलाएगा, फिर लिंटर पर जाएगा, कभी ढलैया होगा, फिर 2 साल के बाद वो प्लास्टर होगा। लेकिन शहरों में घर कैसे बनते हैं? एक सांस में पकड़े तो 10 ताला, 20 ताला, 50 ताला, 100 ताला तक पकड़ लेता है, तो बरसों तक उसमें काम चलता है। इस तरह मजदूरों को उसमें रोज काम मिलता है। तो ये इनका जो नियम तो अच्छा था, लेकिन आगे चलकर ये क्या किया? फ्लॉप हो गया, फेल कर गया। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया था, उसका नाम था लुई बला। उसका पिक्चर नीचे आप देख सकते हैं, ये लुई बला है। ये एक यूटोपियन विचारक के साथ साथ एक राजनीतिकार भी थे, एक नेता भी थे। उनके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीति सुधार आवश्यक है। मतलब इसका मानना था कि अगर हमें मजदूरों की स्थिति को ठीक करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें राजनीति को सुधारना होगा। जब तक ये नेता नहीं सुधरेंगे, राजनीति अच्छी नहीं होगी, तब तक हमारे देश के मजदूरों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। किसका मानना था जी? लुई बला। क्या नाम था उसका? लुई बला। फिर आगे आते हैं, फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन। ये फ्रांस के नहीं हैं, ये इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ब्रिटिश मतलब क्या होता है? इंग्लैंड को बोलते हैं ब्रिटिश। तो रॉबर्ट ओवन है, ये एक उद्योगपति हैं, खुद ये एक मतलब कंपनी के मालिक हैं। इनका सोच देखिए क्या है। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। इसने एक फैक्ट्री बनाया, किस जगह पर? स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क स्थान पर। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की। यानी इसके कंपनी में जो भी मजदूर काम करते थे उनको वेतन बहुत अच्छा देते थे, ये बहुत अच्छा वेतन देता था। और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया था। तो उसने मिलाया कि जब मैं मजदूरों का शोषण कर रहा था उससे ज़्यादा आमदनी मुझे अब हो रहा है जब मैं मजदूरों को अच्छे से वेतन दे रहा हूँ। इसका दिमाग चटक गया, तेरे भाई ये क्या है? मुझे लग रहा था कि मजदूरों का वेतन काट लेंगे तो मुझे फ़ायदा ज़्यादा होगा। नहीं, फ़ायदा तो अब हो रहा है। कारण होता भी है बाबू। जब किसी मजदूर को आप जिससे भी काम लेते हैं, अगर आप उसको अच्छा वेतन देंगे, उसको टाइम पर देंगे ना, तो वो मन लगा के काम करता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए कि अगर आपके यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसको वेतन अच्छे टाइम पे और अच्छे से मिलना चाहिए, ताकि उसका उस काम में मन लग सके। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। वो मानता था कि अगर श्रमिक संतुष्ट है, खुश है, तभी वह श्रमिक है। नहीं तो याद रखिए, वो श्रमिक नहीं, आपके यहाँ वो काम नहीं करेगा, केवल टाइम काटेगा और आप पैसा देंगे बढ़िया से तो वो आपके यहाँ काम करेगा, आपका ही विकास होगा। जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग टाइम पे फीस जमा नहीं करते हैं, या जितना मजदूरी हुआ एक दिन में आदमी कई दिन का काम करता है, नहीं देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे मन भागने लगेगा और जो काम एक दिन में होता है वो काम 5 दिन 10 दिन में होना शुरू हो जाएगा। अंत में आपको परिणाम क्या मिलेगा कि रे भाई तो बहुत कम चला गया, हमारा सारा सिलेबस ही बर्बाद हो गया।
परंतु उपयुक्त चिंतकों ने प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव को मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है। प्रथम ये आरंभिक चिंतक हैं जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों का समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। दूसरे मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और फिर इनसे आगे बढ़ गया। और इसके बाद आएगा मार्क्स का विचार। ये तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना विचार था। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में हम अगले क्लास में और सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।